difference in the stability of various canonical structures is very important topic in the resonance now. अब हमें समझना क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के चार ऑप्शन देखकर उसमें से स्टेबिलिटी को कैसे, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है। तो पहली बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूँ उसको उसी ऑर्डर में फॉलो करें। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में फॉलो करें। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये पहला रूल हुआ। चेक करना चाहते हैं तो यहाँ मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। इट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके अंदर रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस की डायरेक्शन आप भी जानते हैं। इन दोनों में से या तो इधर रख दें, क्लियर, ये और है, दोनों ही अच्छे हैं, आपको पीछे बता रखा है। उन रूल्स को आप रीड कर लें और बात को समझें कि इसमें हम मैसेज क्या देना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसके मैं कोवलेंट बॉन्ड्स गिन रहा हूं, इसमें मैं कोवलेंट बॉन्ड्स गिन रहा हूं। ये प्रायोरिटी रूल है। पहला रूल यही लगाना है। कोवलेंट बॉन्ड गिनने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो अगर बराबर हो तो अगला रूल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ आप चेक करें, दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 हो गए, और यहाँ आपके पास 11 हो गए। मैं लिख दूं 11 बॉन्ड्स। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर जब बना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये आपके पास 10 हो गए। अब सोचिए ना कि जब आप किसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 11 दिखे, क्लियर, तो फर्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी सेकंड से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कोवलेंट बॉन्ड वाले रूल को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। हाँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम हो, इफ द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर सेम, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर सेम, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर सेम, तो क्या करें। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर सेम हो जाए तो क्या करें। तो उसके बाद अगर हमें रूल लगाना है तो वो क्या लगाना पड़ेगा, वो है ऑक्टेट रूल। वो है ऑक्टेट रूल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने प्रायोरिटी रूल फॉलो करना है। जैसा मैं समझा रहा हूं, जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूं उसी को फॉलो करना है आपने। ठीक है जी। तो जो आपके पास ऑक्टेट रूल है वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ प्लस का चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है। अब सोचिए इसके अंदर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, बिल्कुल। ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, बीच में स्पेस आ गया, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी है। रेजोनेंस कैसे करवाएंगे, भूखमरी की तरफ अमीर चलेगा। ठीक है जी, भूखमरी की तरफ अमीर चला, ओपे प्लस आ गया, और ये अपना लोन पेयर मेंटेन्ड है। अब आप कहेंगे इसके अंदर मुझे कोवलेंट बॉन्ड गिनकर बताएं, वो तो कोवलेंट बॉन्ड बराबर ही है। कैसे, अगर आप इधर देखें तो 3 बॉन्ड ये रहे, 4th ये रहा, 5th 6th 6 कोवलेंट बॉन्ड है, 3 4 5 6, क्लियर। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। यहाँ चेक कर लें, 3 4 5 6, और यहाँ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स 3 4 5 6 7। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड 6 है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड 7 है। इसकी स्टेबिलिटी इतना तो कंफर्म होगी, ज्यादा होगी। और अब मैं आपको पहले रूल के बाद ऑक्टेट पे लिख के आता हूँ। चेक करें, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है। ठीक है जी। तो ऑक्टेट जहां भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट जहां भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। ऑक्टेट कंपेरेटिवली जहां भी कंप्लीट हुआ उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ उसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई हो
डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी है। दूसरे में हमने ऑक्टेट भी चेक किया। अब हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास है एक स्ट्रक्चर विनाइल क्लोराइड, ये तो न्यूट्रल ही चल रहा है, विनाइल क्लोराइड तो न्यूट्रल ही चल रहा है। लोन पेयर आपको पता है पाई की तरफ चलते हैं, पीछे आपको मेथड्स टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया ही था। ये भाई सब यहाँ रवाना हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव हो गया, क्लियर है, और सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल हो गया, ये लोन पेयर मेंटेन्ड है, यहाँ प्लस का चार्ज आ गया। ओके, अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है जी। और अब यहाँ ऑक्टेट इस कार्बन का कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है, क्लियर। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है, कितने उसको, दो ये हो गए, 3 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गए। कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर 1 हुआ, 3 हुए, 4 हुआ, 5 6 हो गए। तो जब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिनने के पे जाओगे आप, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेकेंड से ज्यादा दिक्कत होगी। वैसे भी न्यूट्रल और एनायन में से न्यूट्रल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होएगा, न्यूट्रल कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होएगा, क्लियर है। तो जिसके पास भी आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, बस उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब देखिए एक बात बड़ी सिंपल बताऊंगा मैं आपको, जब ऑक्टेट रूल भी फेल होता हुआ दिखे, जब ऑक्टेट रूल भी फेल होता हुआ दिखे, जब ऑक्टेट रूल भी फेल होता हुआ दिखे, तो फिर आपको क्या करना है, क्लियर, जिसमें नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, क्लियर है जी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, ठीक होगी बात। तब तक तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप बोलेंगे हाई है। अगर इसका अपोजिट हो गया, अगर इसका अपोजिट हो गया, अगर इसका अपोजिट हो गया, ठीक है जी, तब आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी आपके पास कम हो रही है। स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपके पास कम हो जाएगी। चेक कर लें जी, वही हमारा फेवरेट एक्रोलीन, ठीक है जी। अब इस एक्रोलीन के अंदर, इस एक्रोलीन के अंदर मैंने रेजोनेंस बनाया, डायरेक्शन आप सब बच्चों को पता है क्या होने वाली है, ठीक है जी। तो ये लूजर हुआ, ओके। और अब थोड़ा सा देखिए, आपके पास इस O पे नेगेटिव, मैं कहता हूं कि मान लो मैं रेजोनेंस को उल्टी डायरेक्शन में घुमा दूं, मैं रेजोनेंस को उल्टी डायरेक्शन में घुमा दूं, ये डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मान लो घुमा दिया, गलती से घुमा दिया, तो पता चल जाएगा कि हमारी गलती क्या हुई है, ठीक है जी। तो अब सोचो कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, यहाँ गेम उल्टा हो गया कि एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो गया। तो सब चीजों को देखते हुए हमने स्ट्रक्चर को यहाँ से कैंसल मारना है। इन 1 और 2 में से जो ज्यादा स्टेबिलिटी है वो 1 की होने वाली है। तो इस तरीके से पहला कोवलेंट बॉन्ड गिने, जब कोवलेंट बॉन्ड गिन लो तो फिर आप ऑक्टेट देखें, जब ऑक्टेट आप देख लो तो फिर इस फंडामेंटल को फॉलो करें, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव वाले को, ठीक है जी। और जब ये सारी चीजें आप फॉलो कर लो ढंग से, ओके, तो फिर 4th नंबर पे जाना, उसको हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, उसको बोलते हैं हम चार्ज सेपरेशन, ठीक है जी। अगर प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, तो उनको हम बोलते हैं अनस्टेबल। अगर ये डिस्टेंस आपके पास कम रह जाए तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल। चेक कर लें, इसको मैं एक सिंपल रूल से लिख देता हूं, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, चार्ज की डिस्टेंस, क्लियर है, चार्ज सेपरेशन मतलब आप समझ गए होंगे, चार्ज की डिस्टेंस। चार्ज सेपरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात घर कर जाए। चार्ज सेपरेशन
चार्ज की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, मेरे साथ टिके रहना। मैंने क्या किया, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्रॉ किया। ओके, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्रॉ करने के बाद मुझे पता है लोन पेयर पाई की तरफ चलना है। मैंने इसका फर्दर ठीक है जी, अब इसी के आगे मैंने रेजोनेंस को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है जी, अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये तो न्यूट्रल था, इसलिए तो स्टेबल होना ही है। इसके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है। अब लड़ाई चली सेकंड और थर्ड में, लड़ाई चली सेकंड और थर्ड में। ओके, तो आप देखें जो प्लस माइनस के डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये पेशेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये आपके पास पेशेंट के साथ साथ में ये माइनस वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। ओके, तो पेशेंट और डॉक्टर की डिस्टेंस कम है। ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर की डिस्टेंस कम है, पेशेंट और डॉक्टर की डिस्टेंस कम है, क्लियर है। पेशेंट और एम्बुलेंस के बीच की डिस्टेंस कम है, क्लियर है। तो यहाँ डिस्टेंस लेस होने की वजह से आप पेशेंट को जल्दी बचाओगे। तो ये कंडीशंस क्या लाएंगी, स्टेबिलिटी। यहाँ जब तक एम्बुलेंस पहुंचेगी, पेशेंट इससे भी दूर निकल चुका होगा, मीन आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच की डिस्टेंस है, प्यासे को पानी पीना है और पानी बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो जब तक पानी पहुंचेगा, क्लियर, ये यहाँ से निकल चुका होगा दूर की तरफ। तो ये दूर मतलब भगवान को प्यारा हो गया। डिस्टेंस आपके पास ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई बच्चे, कम हो गई है। तो इसीलिए 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 की कम और 3 की कम। तो पहला रूल क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड गिनो। दूसरा रूल क्या हुआ, ऑक्टेट रूल सीक्वेंस में चलना है, इसी में जो मैं आपको फॉलो कर बता रहा हूँ। थर्ड नंबर पे क्या हुआ, प्लस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर उल्टा हो गया, स्टेबिलिटी आपके पास घट जानी है, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ। जितना ज्यादा दूर होएगा उतना स्टेबिलिटी, उतना स्टेबिलिटी, उतना स्टेबिलिटी दूर होएगा, कम हो जाएगी, पास होएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। और आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, इन 4 रूल से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाने हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। आउट ऑफ द 4 विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको फंसने वाला नहीं है। तो एक फास्ट रिवीजन आप चला सकते हो, जिसको मैं बार बार आपसे बोले जा रहा हूं कि उस रिवीजन के अंदर आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, उस रिवीजन में आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, एक रिवीजन करें। फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, 10-12 क्वेश्चन मैं आपको हैंड रिटन करवा देता हूं। इसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आऊंगा, फिर आप उसको सोल्व करें, ठीक है जी। तो आपके पास क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, देखा आपने पहला क्वेश्चन ही आया करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और रेजोनेंस में पूछ भी क्या लेगा, अब समझ गए होंगे। अभी बनाई था इसको हमने, इसको 1 बोल दिया, ठीक है जी। इसके बाद ओ पे प्लस, क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, ये माइनस का साइन है, अभी बनाई था, पीछे आपने देखा ये क्वेश्चन वही के वही आपके पास आ गया। उसके बाद रेजोनेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था प्यासा पानी, प्यासा पानी, ये तो न्यूट्रल था ही, तो आपके पास आंसर भी आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन विच ऑफ द above pair of resonance contributor the structure on the right is an important contributor, ध्यान से सुनिएगा। more stable will be more contributor in
द रेजोनेंस हाइब्रिड, क्लियर है, मोर स्टेबल, मोर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, मोर स्टेबल, मोर कॉन्ट्रीब्यूटर। अब हमसे पूछ रहा है एलएचएस में स्ट्रक्चर लिखा मिलेगा, आरएचएस में स्ट्रक्चर लिखा मिलेगा। तो जो आपका एलएचएस है, वो जो आपका एलएचएस है वो ज्यादा स्टेबल ना होकर कम स्टेबल हो। अब देखो जी, ये मैंने लिख दिया फॉर्माइल, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ दो लोन पेयर है, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं कि यहाँ कॉन्जुगेशन था, कैसा था, जो मुझे शो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ एम्प्टी और लोन पेयर वाला फंडा है। तो आप समझे, इन भाई साहब का पूरा पेट भर चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्लियर। दैट्स व्हाई फर्स्ट और सेकंड में से आरएचएस वाला ज्यादा स्टेबल है, क्लियर। ये ए पार्ट था, बी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, CH2 माइनस N ट्रिपल N लोन पेयर। अब हमें पूछा जा रहा है कौन राइट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल है, मेन कॉन्ट्रीब्यूटर। ओके, तो जो हमें स्ट्रक्चर बनाकर दिया, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर दिया मुझे N डबल N, यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप, यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है। तो देखो, अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड गिनूं तो 4 है, और 2 ये 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए, पहला रूल फिर। ऑक्टेट की बात करें तो भाई इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, फेल हो गया। अब मैं नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, क्लियर। ये देखिए आप, यहाँ बीच वाले पे तो प्लस प्लस बराबर पड़ा हुआ है, दोनों ये कंपैरिजन में कट गए। मतलब इनको हमने टारगेट नहीं करना, लेकिन नाइट्रोजन पे यहाँ न्यूट्रल है या नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे आपके पास नेगेटिव आ रखा है, जबकि नेगेटिव इस पे होना चाहिए था, नेगेटिव जो सुटेबल है, क्लियर, ऑन द नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई हमारा पहले और दूसरे के अंदर से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सेकंड हो गया। ओके, तो अब मैं इसी चीज को आगे लेके बढ़ता हूँ। इसका सी पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। इसके सी पार्ट में CH3 दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, लोन पेयर दिए हुए हैं, और यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव का साइन। अब मुझे कहा जा रहा है कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ये बना रहे हैं। ओके, तो सोचो भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको देख के पता चल रहा है कि इस भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ, इन भाई साहब का सबका ऑक्टेट कंप्लीट पड़ा हुआ है। इसलिए ऑक्टेट रूल कौन से नंबर पे आ रहा था, दूसरे नंबर पे। कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, वो तो बराबर दिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, वो तो बराबर दिखेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड बराबर होने के बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनाई, कोवेलेंट बॉन्ड बराबर होने के बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनाई, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। उस रूल को फॉलो करते हुए हमें पता चल गया ABC का राइट हैंड साइड ज्यादा स्टेबल है, तीनों में ही ज्यादा स्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। हमें पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कितने हैं। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो साफ सी बात है कि डबल सिंगल ट्रिपल कॉन्जुगेशन है, मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट द इजी टास्क। ओके, तो हुआ क्या, जो ज्यादा भूखे हैं इनके एस परसेंटेज हायर है, इनके एस परसेंटेज कम है। तो जिनकी भी एस परसेंटेज ज्यादा है वो ज्यादा हंगरी है, भूखे, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, वो भाई साहब यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो लूजर पे पॉजिटिव आ गया, डबल आ गया, लो जी। तो अब उसने पूछा हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हैं, और 2 पाई बॉन्ड इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें कहा गया है कि करेक्ट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ
वो तो रेजोनेंस करवाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। मेन कॉन्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्लियर? अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब क्या हुआ? लीस्ट स्टेबल, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब लीस्ट स्टेबल। लो जी, CH2 डबल बॉन्ड, CHN प्लस डबल बॉन्ड O, नेगेटिव साइन, CH2 प्लस CH नेगेटिव, N पे प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड है, O पे नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव। क्लियर? नाइट्रोइथीन पूछा था उसने, नाइट्रोइथीन, इथीन, इथीन। और N पे भी प्लस है, डबल है, और O पे आपके पास नेगेटिव का साइन आ रखा है। ठीक है जी। उसके बाद CH2 प्लस है, CH डबल बॉन्ड है, N है, डबल बॉन्ड है, ऊपर नेगेटिव है। क्लियर? वैसे तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि किसने इन पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर खड़ा कर रखा है। वो सबसे बड़ा ब्लंडर खड़ा कर इन भाई साहब ने। ये पेंटावेलेंसी में पहुंच गए। इनसे पूछो इनकी औकात है 5 वैलेंसी की। ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। क्लियर? और सेकंड पीरियड का मेंबर है तो 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई इन भाई साहब ने सबसे पहले कटना है। क्लियर? अच्छा जी, लीस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया। अब देखो इनमें से कोई काटना हो, क्योंकि आपने ना रेजोनेंस अगर बनाया है तो नाइट्रोइथीन में बनाया, इस नाइट्रोइथीन में। ठीक है? तो किया क्या आपने, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, क्योंकि इनको भूख लगी है ना, इनका लोन पर ऑलरेडी डोनेट हो गया है, और ये इंडक्शन के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, तो यहाँ चला गया। तो एग्जैक्ट नाइट्रो देखो ना, इसका जो स्ट्रक्चर बना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, ये लूजर था, यहाँ डबल आ गया, ये O नेगेटिव आ गया, और ये ऐसे कैसे है? तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली कहाँ दिख रहा है? CH2 कहीं, ये CH2 कहीं यहाँ प्लस है, यहाँ इन्होंने सिर्फ आगे बॉन्ड ट्रांसफर किया है, तो माइनस प्लस अगर पास पास है तो स्टेबिलिटी है। तो अगला नंबर कटने में अगर किसी का लगेगा, फर्स्ट कटिंग इसकी होएगी, सेकंड कटिंग इसकी होएगी, ये भाई साहब ब्लंडर है। क्लियर? सेकंड कट इस पे लगेगा, सेकंड कट इस पे लगेगा। अगर इन दोनों में से कटिंग करवानी हो, क्लियर, इन दोनों में से कटिंग करवानी हो, तो अब साफ सी बात है कि ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ इसने रेजोनेंस शो किया ही नहीं है, तो इन दोनों में से ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये रेजोनेंस ही शो नहीं हुआ यहाँ पर। क्लियर? ये एग्जैक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिख दिया जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो कटने में दो आगे हैं, जहां नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी, वो तो बिल्कुल साफ हो गया। और आपको बार बार बताया था, जब भी कभी कोई सेकंड पीरियड मेंबर अपना ऑक्टेट क्रॉस कर ले, हाइपर वैलेंट हो जाए, तो उसको उस दुनिया से गायब कर दो, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। स्टेबल को तो हमारो गोली। ठीक है जी, तो इस बात को आप समझे होगे। तो ये 4 एग्जांपल आप प्रॉपरली कर लें। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की तरफ फिर लेके जा रहा हूँ। थ्योरी पार्ट में अब जो मैं आपको बताऊंगा वो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा उसके यूजेस या एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। लो जी, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन होता है हमारे पास करने के लिए। क्लियर? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है जी, तो रेजोनेंस एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या है, तो बड़ी सिंपल सा मैं आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म दे देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा कि रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास क्या है। यहां मैंने एनर्जी लिखा, क्लियर है, और रेजोनेंस एनर्जी के बाद मैंने यहां आपको समझाया, यहां डिफरेंट फॉर्म्स आ रही है मेरे पास, किसकी? स्ट्रक्चर्स की। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? एक मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है जी, मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसकी एनर्जी मैंने ई नोट मान ली है, और मेरे पास इसके बाद एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी E1 है। अलग अलग पीछे देखा ना स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बच्चे, ठीक है, E3 है। तो मेरा कहना क्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल होएगा तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होएगा,
और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये हाईली स्टेबल होएगा। तो जो डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी है वो यही है। डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी है वो यही है। क्या है? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इन बिटवीन, difference of the energy in between resonance hybrid and resonance hybrid energy difference है resonance and most stable canonical structure, most stable कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हो। तो जब मैं आपको इस पूरे डायग्राम को समझा रहा हूं तो पता आपको चल गया होगा जो ई नोट है और ई वन है, इन दोनों के बीच की एनर्जी के डिफरेंस को आपने रेजोनेंस एनर्जी बोल दिया है, रेजोनेंस एनर्जी बोल दिया है। इस पर भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको थर्मोडायनामिक्स में मिलते हैं। अभी तो बस आप इतना समझिए कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होएगा, क्लियर है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होएगा, क्लियर है, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूटर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, तो कभी भी हम देखें स्टेबल है तो एनर्जी क्या है? लीस्ट है। ठीक है, तो लीस्ट एनर्जी वाला मोर कंट्रीब्यूटर है। तो कई बार ऐसे बोला जाता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है दैट इज मोर कंट्रीब्यूटर, मतलब अपने एनर्जी के प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप बोलेंगे ना ना बिल्कुल नहीं है। क्लियर, अपने एनर्जी के प्रोपोर्शन में कोई भी प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी क्लियर ज्यादा हुई तो कंट्रीब्यूटर लेस हुआ। स्टेबल विल बी मोर कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर मोर हुआ, स्टेबल विल बी मोर कंट्रीब्यूटर। तो एनर्जी के प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता, एनर्जी के प्रोपोर्शन में कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चंस इस पर लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके एप्लीकेशंस, क्लियर है, और इसको अप्लाई करना कैसे कैसे, इसको इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है या इसको अप्लाई कर सकते हैं। लीजिए भाई, पहला जो इसका इम्प्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन शो करेगा, मोर रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है नहीं। मोर रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, मतलब रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। इसके अलावा ज्यादा एक्सटेंट ऑफ लोकलाइजेशन होएगा भाई, उतनी एनर्जी रिलीज होएगी। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा रिलीज होने वाली एनर्जी है। एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होएगा, रेजोनेंस होएगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर होने वाली है। चलिए दूसरी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना। अब देखिए, एक बात हमेशा में आकर रखें कि अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हो, क्लियर, अगर आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, ओके, इक्विवेलेंट अगर वर्ड समझ में ना रहा हो तो सिमिलर वर्ड डाल दो ना बच्चे, सिमिलर है, तो वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर, स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जैसे कि मैं आपको RC डबल बॉन्ड O एसिटेट है या एल्केनोएट है, इसके अंदर रेजोनेंस बता रहा हूं। तो रेजोनेंस जब हुआ तो बस यूं मान के चलो कि इसकी फोटोकॉपी फिर छप गई। दोनों 100%
मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं RCO OH में रेजोनेंस करवाता हूं, ठीक है जी, तो RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, यहां प्लस का साइन आ गया। ओके, तो आपको पता है फर्स्ट इज मोर कंट्रीब्यूटर, फर्स्ट इज मोर कंट्रीब्यूटर, क्लियर। तो इसका पहले वाले का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होएगा, क्लियर ना। और ये वाला क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन कम करेगा। तो अगर मेरे से कोई कहता है RCOOH मतलब सेकंड वाला इज लेसर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन RCOO माइनस, तो मेरी बात का जवाब होगा हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंट्रीब्यूशन, क्लियर, 50-50 हो जाएगा। और उससे मुझे फायदा क्या मिलने वाला है कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पहले वाले का ज्यादा होएगा। अब इसी का एक इम्पैक्ट आप बॉन्ड लेंथ पे भी देख पाएंगे, इसी का एक इम्पैक्ट आप बॉन्ड लेंथ पे भी देख पाएंगे। जब मैं इस फर्स्ट वाले का यानी ए का और बी का, जब मैं ए वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनाऊंगा, और मेरे से भी पूछेगा इस ए और बी की लेंथ क्या है। मैंने कहा इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर थे, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर थे, और इसको देखकर आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो इसलिए मुझे ए और बी की लेंथ बराबर बोलनी है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसमें ये मैंने ए लिख दिया है, यहाँ बी लिख दिया है, तो ज्यादा लेंथ बताएं, तो आपको पता है फर्स्ट इज मोर कंट्रीब्यूटर। तो आपको पता है फर्स्ट के रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। मैं बी बना रहा हूं, आर लिखा, सी लिखा, ओ लिखा, यहाँ बीओ लिखा, यहाँ एच लिखा, ये कभी डबल हुआ नहीं, ये कभी डबल हुआ है, ये कभी डबल हुआ है, क्लियर। यहाँ आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो मैं आपसे इस ए का और इस बी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा रहा हूं। तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, तो इसका सिंगल बॉन्ड यहाँ ज्यादा कंट्रीब्यूटर होगा। जबकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा शो हो रहे होंगे। तो लेंथ पूछ रहे हैं आप, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ऑलवेज क्या होती है, ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। तो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इस पे सोचेंगे तो आप इमीडिएटली बातों को समझ जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आप अपने दिमाग में और भी ला सकते हो, क्लियर। जैसे कि आपने 1,3 ब्यूटाडाइन बनाया, ओके, इसके अंदर रेजोनेंस करवाया, अब आपको पता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसके अंदर फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने वाला है। तो अगर मेरे से इस ए और बी की लेंथ पूछे तो पता आपको कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा होगा। तो जिसको बी बोला है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का, जिसको ए बोला है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ज्यादा है। तो लेंथ अगर पूछ ले तो बी की ज्यादा, लेकिन यही कई बार वो गड़बड़ कर देते हैं, क्लियर। क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ के बाद आपसे बॉन्ड एनर्जी भी पूछ लेंगे। और आप समझदार हो बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग कहता है सिंगल को तोड़ना आसान है और डबल को तोड़ना उतना ही मुश्किल है, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल वे है, इसको ज्यादा हेक्टिक ना करें आप, सिंपल वे में चले और एक रिवीजन जरूर लगा ले। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है और रेजोनेंस इफेक्ट का, मीजोमेरिक इफेक्ट का हम स्टडी करेंगे। ये हमारा रेजोनेंस की थ्योरी फ्यू क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है जी। तब तक आप इसको सोल्व करते रहें, पढ़ते रहें, हेल्दी रहें, टेक केयर।